याद कीजिए, एक बार मलाला यूसुफजई ने कहा था, बंदूक से सिर्फ टेररिस्ट को मारा जा सकता है, लेकिन एजुकेशन से टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। अब कोई इस बहन को पकड़ के लाए और दिखाए भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि आज जो हालात हैं वो इसके बिल्कुल उलट हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में इंडिया से जो खबरें आई हैं वो ये साबित करती हैं कि अब रेडिकल्स पढ़ लिख कर फिर टेररिस्ट बन रहे हैं। 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो देश में अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इंजीनियर्स पकड़े गए जिनके टेरर ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट लिंक थे। और ऐसे दर्जनों एजुकेटेड रेडिकल्स की पूरी लिस्ट सामने आई है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए और आइडियोलॉजी के नाम पर उन्होंने हथियार उठा लिए। ये सब इस बात का सबूत है कि इंडिया में अब रेडिकलिज्म मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक डार्क रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि पढ़े लिखे मुस्लिम्स भी अब इसी जहर का शिकार हो रहे हैं। और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो जिस रेडिकलिज्म की लहर आज इंडिया को बस छू रही है वो आने वाले वक्त में देश के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है, यही रेडिकलिज्म की लहर कभी चाइना को भी लगी थी। वहां के यूगर मुस्लिम्स पूरी तरीके से रेडिकलाइज्ड हो चुके थे। The police investigation provided deeper insight into what have been the roads to radicalism. Bizim o askı maqsadımız ölüp ketiş, ölüp ketsek cennet görürüz deb. Nurg'un müşahedeki endi şaraplarni ishkilanmaydi, ishmayapmiz. Edik şaraplarni ishsima, masum qilmaydigan odamning badaniga talab chiqsima, xuddi mushtaq. Shunda xushbir attalabatimdan. 70 urug tuqqunga जन्नत अखिरन कलालाइदो। वहां भी हालात इतने बिगड़ गए थे कि अडल्ट्स तो छोड़िए, बच्चे भी हेवीली रेडिकलाइज्ड हो चुके थे। Sources have also confirmed that the East Turkestan Islamic movement has a policy of using children to achieve its goals, like blowing up model Chinese police cars. हर हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग, कम्युनल क्लैशेस, पूरे देश में आग लग रही थी। लेकिन फिर चाइना ने एक कैंपेन चलाया। जहां 2014 में अकेले 40 के करीब टेरर अटैक हुए थे, वहीं पिछले 8 सालों में एक भी बड़ा टेरर अटैक नहीं हुआ। रातों रात पूरे चाइना से रेडिकलिज्म को क्रश कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ने ये सब किया कैसे, वो भी इतने कम समय में। और सबसे अहम ये है कि इंडिया क्या वो कर पाएगा जो कभी चाइना ने किया था? क्या इंडिया भी रेडिकलिज्म को सिर्फ कंडेम करने की बजाय उसे जड़ से खत्म करने की हिम्मत रखता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक टेररिज्म का एक नया वेव फिर से उठकर खड़ा हो रहा है। और फ्रैंकली अगर कहें ना तो इस इस्लामिक रेडिकल वेव से बचने के लिए एक डेमोक्रेसी के अंदर दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है। हाँ, चीन के अंदर इसका समाधान जरूर निकला है। लेकिन इस बात को समझने से पहले कि चीन ने अपने देश के अंदर इस्लामिज्म को कुचलकर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को दोबारा से कैसे एस्टेब्लिश किया, हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि भारत में ये रेडिकलाइजेशन जो कि कुछ समय पहले तक जीरो दिख रहा था, वो वापस से फिर कैसे खड़ा हो रहा है। देखिए, आपके कानों में ना ऐसी न्यूज अक्सर पड़ती रहती होगी कि कहीं मदरसों में रेडिकल बातें पढ़ाई जा रही हैं या फिर कहीं पर टेरर एक्टिविटीज चल रही हैं। और इसी वजह से ना कई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी हैं जिन्होंने मदरसों के ऊपर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके आज भारत के अंदर कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसको देखकर तो यही लगता है कि भारत अब भी इस रेडिकलाइजेशन के खतरे से बचा नहीं हुआ है। और इसका ना मेन रीज़न ये है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है ना अब केवल मदरसों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो मुसलमान है ना, ये भी बड़ी संख्या के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के पॉइजन में डूब रहे हैं। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। आप अहमद मोइनुद्दीन सईद की बात कर लीजिए। ये बंदा चीन से MBBS की पढ़ाई करके आया था और ये दुनिया का सबसे डेंजरस केमिकल वेपन राइसिन बना रहा था ताकि काफिरों को मार सके, उनके प्रसाद में मिलाकर। और ऐसे ही पुलिस ने ना आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल को पकड़ लिया, जिनके पास ग्लॉक पिस्टल्स, बैराटा पिस्टल्स, 30 लाइव राउंड्स और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला, जो कि राइसिन एक्सट्रैक्शन का रॉ मटेरियल है। ये दोनों भी पढ़े लिखे लोग थे। यूपी के सहारनपुर से बिलाल खान को पकड़ा गया है, जो कि अल कायदा से जुड़कर भारत में अटैक करने का प्लान बना रहा था। इसी तरीके से पुणे का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी डायरेक्ट अल कायदा के संपर्क में था। और इसके अलावा ना डॉक्टर आदिल अहमद राथर,
डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मोहम्मद उमर नाम के 3 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जिनके जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के साथ डायरेक्ट लिंक थे। इनके पास AK-56, AK क्लिनिकोव, चाइनीज स्टार पिस्टल्स, बैरेटा पिस्टल्स, बैटरीज, रिमोट टाइमर्स, ये सब कुछ मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील तो खुद एक प्रोफेसर था, वो भी टेररिस्ट निकला। मतलब मुजम्मिल शकील जैसे लोग हैं वो खुद पढ़े लिखे हैं, खुद प्रोफेसर हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन का जहर दूसरों को पढ़ा रहे हैं। और ये सब कुछ ना केवल रिलीजन के नाम पे किया जा रहा है। इस काम को करने के लिए ये लोग एक दूसरे को इनवॉइस जनरेट करके नहीं देते हैं। वैसे इनवॉइस बनाना भी ना एक टेढ़ा काम है, क्योंकि अभी ना मैंने एक कंपनी के लिए फ्रीलांस काम किया था, जिसके बाद मैंने क्लाइंट से पैसे मांगे तो उसने मुझे बोला कि भाई इनवॉइस दे दो। अब मैं ढूंढ रहा था कि भाई इनवॉइस कैसे बनाऊं। पर मेरे जैसे ना आप में से भी बहुत लोग होंगे जो फ्रीलांस में काम करते होंगे, जैसे कि फ्रीलांस एडिटिंग, फ्रीलांस मेकअप, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। और हो सकता है कि आपको अपने क्लाइंट से इस काम के पैसे डायरेक्ट मांगने में हिचकिचाहट भी होती हो। तो भाई साहब इसका बढ़िया ऑल्टरनेट ये होता है कि ये बोल दो कि भाई मैंने ना इनवॉइस रेज कर दी है, वो देख लेना, मांगा आपने पैसा ही है बट इन अ डिफरेंट वे एंड इन अ मोर प्रोफेशनल वे। पर अब सवाल ये आता है कि इनवॉइस कैसे जनरेट करनी है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ओडू, जो आपके सारे बिजनेस नीड्स को केटर कर सकता है और इनवॉइसेस भी डायरेक्टली बना सकता है। यहाँ पर इनवॉइस बनाना ना बहुत आसान है। जस्ट आप ओडू की इनवॉइसिंग ऐप पर जाओ, वहाँ पर अपना कस्टमर ऐड करो, फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विस डालो, कोई क्वांटिटी है तो क्वांटिटी डाल दो, इवन टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो, जैसे कि GST नंबर अगर आपके पास है तो। इसके बाद आप इनवॉइस पर बिलिंग टर्म्स भी मेंशन कर सकते हो, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, या फिर इंस्टेंट पेमेंट चाहिए आपको। बस आपका इनवॉइस तैयार होकर कुछ ऐसा दिखेगा और फिर इसी में आपको मिलेगा एक डैशबोर्ड, जिसका आप पूरा ट्रैक रख सकते हो, किसने पेमेंट की, किसने नहीं की, किसकी ओवरड्यू है, किसको रिमाइंडर करना है। तो भाई साहब अगर आप कोई स्टार्टअप हो या फिर कोई फ्रीलांसर, तो मुंह जवानी पैसा मांगने की जगह ना प्रोफेशनल तरीके से पूरा ट्रैक रखो, ओडू यूज करो, आपके बिजनेस के बहुत सारे सॉल्यूशंस एक जगह मिल जाएंगे। और इसमें भी ना एक एप्लीकेशन तो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी। ओडू का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। पर चलिए सब्जेक्ट पर वापस आते हैं। देखिए ये जो रेडिकलाइजेशन की लिस्ट है ना, वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप सिर्फ इसी साल की बात कर लो तो ऐसे कई मुस्लिम अरेस्ट हुए हैं जो कि एजुकेटेड थे, लेकिन बावजूद इसके टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। चाहे वो अब्दुल सुभान कुरैशी हो, जो कि इंजीनियर होने के बावजूद इंडियन मुजाहिदीन का कोर मेंबर था, या फिर काफिल अहमद हो, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर था, फिर भी ग्लासगो में टेररिस्ट अटैक कर डाले, या फिर पहले अरेस्ट हुए रियाज भटकल और यासीन भटकुल हों, जो कि सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट थे, वो इंडियन मुजाहिदीन का हेड बन गए थे। सफदर नागौरी, जो कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रेडिकल सिमी ग्रुप का हेड बन गया था। पर ये सब भी ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके साथ PA शिबली, हाफिज हुसैन, शेख मोहम्मद अंसार और ऐसे दर्जनों ऐसे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं जिन्हें इसी साल NIA ने ISIS के साथ लिंक के कारण अरेस्ट किया है। और ये इस बात का सबूत है कि अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर अब रेडिकलाइजेशन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक ऐसी डार्क रियलिटी बन चुका है, जहां पर पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, वो भी इस रेडिकलाइजेशन के जहर से बचे हुए नहीं है, वो भी इसका शिकार बन चुके हैं। और बुरी खबर यह है कि एक प्योर आइडियोलॉजिकल डिजीज है, कोई पैसे के लिए नहीं हो रहा है, ये एक विचारधारा की बीमारी है जिससे आज भारत ग्रसित हो चुका है बुरी तरीके से, और जिसको खत्म करना आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि भले ही आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी भी एफिशिएंट हों, वो आतंकवादियों के प्लान को बस्ट करके कुछ बड़ा होने से रोक सकती हों, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो तभी आएगी जब इस तरीके के वेव ऑफ रेडिकलाइजेशन को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। देखिए, जैसे आज इंडिया इस्लामिक रेडिकलिज्म की वेव से जूझ रहा है, वैसे ही एक समय था जब चाइना भी इसी वायरस का शिकार बना हुआ था। ये सब कुछ 80s के दौर में शुरू हुआ था, चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर शिनजियांग में। शिनजियांग की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो यूगर मुस्लिम्स की थी। इसी दौरान अफगानिस्तान में भी जिहाद अपने पीक पर था। सोवियत अफगान वॉर के टाइम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिहादी प्रोडक्शन की फैक्ट्री बन चुके थे, और इन दोनों देशों का जो पॉइजन था वो चाइना के मुसलमानों तक पहुंचने लगा था। धीरे धीरे शिनजियांग के अंदर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म दोनों फैलने लगे थे। यूगर रेडिकल्स ने अलग मुल्क ईस्ट तुर्किस्तान बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। यूगर मुसलमानों का कहना था कि हमारा देश एक इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा जहां सिर्फ शरिया का लॉ चलेगा। फिर क्या था, 1990s में यूगर मुस्लिम्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुके थे। और इसके बाद ना चाइना में यूगर मुसलमानों ने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM इस नाम की एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर दी, जिसमें ETIM का जो फाउंडर था हसन महसून, उसने बाकायदा ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया कि शिनजियांग
अब एक इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा और अगर ये नहीं हुआ तो चाइना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर क्या था, धीरे धीरे यूगर मुसलमानों ने पूरे चाइना में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यूगर मुसलमानों ने बॉम्ब ब्लास्ट, पॉलिटिकल असैसिनेशंस और पब्लिक किलिंग्स स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट उन्होंने तो चाइनीज पुलिस और कम्युनिस्ट पार्टी, इनके ऑफिसर्स को अपना प्राइमरी टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। आए दिन अटैक्स और बॉम्ब ब्लास्ट के इंसिडेंट्स होने लगे थे। Terrorists rammed their vehicles into shoppers at the morning market in Xinjiang's regional capital, Urumqi, setting off explosives. They killed 39 people and wounded 94. कई यूगर मुसलमान अरेस्ट होते जिनके पास डेंजरस वेपन्स पाए जाते जो टेरर अटैक में यूज होने वाले थे। ये सब कुछ सेम वैसा ही था जैसा आज इंडिया में हो रहा है। समय के साथ साथ चाइना में जो रेडिकलिज्म था ये और तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। और अगर डेटा की बात करें तो सिर्फ शिनजियांग के उरुमकी, काशगर और हुतन, इन जैसे टाउन्स में 200 से ज्यादा टेरर अटैक्स हो गए थे। कहीं पब्लिक बसेस को उड़ा दिया जाता तो कहीं पुलिस स्टेशंस पर ग्रेनेड अटैक होने लगते तो कहीं तो बाकायदा सिविलियन मार्केट्स में बॉम्बिंग होने लगती। हर महीने कहीं ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता ही होता। और इस कारण से ना उस समय चाइना के लोग ट्रेवल करने तक से डरने लगे थे। पर अनफॉर्चुनेटली ये बात यही नहीं रुकी। 2000s के बाद यूगर मुसलमान इतने ज्यादा रेडिकल हो गए कि इन्होंने अपनी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ही बना डाली, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी TIP के नाम से। अब इस ग्रुप को अलकायदा जैसे टेरर आउटफिट से सीधा डायरेक्ट सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका था। फिर क्या था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना के खिलाफ जिहाद का ओपन कॉल देना शुरू कर दिया। Bu jihadi ameliyat teröristlik sığmayvatkan takabbur Xitoy hakimiyetini और इस सब से ना चाइना में हालात इतने खराब हो गए कि चाइनीज अथॉरिटी को नेशन वाइड रेड करनी पड़ी थी ताकि टेरर अटैक्स को रोका जा सके। लेकिन फिर भी उस समय अटैक्स रुक नहीं रहे थे, उल्टा कई जगह पर सुसाइड बॉम्बिंग और अटैक्स और ज्यादा बढ़ चुके थे। फॉर एग्जाम्पल 2009 में उरुमकी में यूगर अटैकर्स ने 197 लोगों को मार दिया था, जिसके काउंटर रिएक्शन में कई और चाइनीज सिटीज में कम्युनल क्लैशेस शुरू हो गए थे। चाइनीज गवर्नमेंट ने इनिशियली इस सब को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रेडिकलिज्म थी और कम्युनल क्लैशेस थे वो शिनजियांग से बढ़कर पूरे चाइना में फैलने लगे थे और इससे पूरी कंट्री इस रेडिकलिज्म की विक्टिम हो चुकी थी। Other suspects set off more explosives to hinder the police. और इसके ना कुछ उदाहरण देता हूँ। 2013 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर, जो कि चाइना की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन है, वहां पे एक रेडिकल यूगर मुस्लिम ने कार बॉम्बिंग कर दी जिससे कई लोगों की जान चली गई वहां पर। ये सेम वैसा ही फिदाइन अटैक था जैसा भी 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पे हुआ था। फिर जस्ट इसके कुछ महीनों के बाद कनमिंग रेलवे स्टेशन में यूगर मुसलमानों ने मास स्टैबिंग कर दी जिसमें 31 से ज्यादा चाइनीज लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये भी ना एक तरीके का प्लान्ड फिदाइन स्टाइल का अटैक ही था, पर ये सब ना टिप ऑफ द आइसबर्ग था। ना जाने कितने सीरीज ऑफ अटैक्स होने लगे थे जो मैं बताना अगर शुरू करूं तो दिन से रात हो जाएगी। चाइना में हालात इतने खराब हो चुके थे कि 2014 के अंदर यानी सिर्फ एक साल के भीतर चाइना में 37 टेरर इंसिडेंट्स हो चुके थे जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। यानी अब ये रेडिकल आइडियोलॉजी जो सिर्फ पहले शिनजियांग तक सीमित थी अब वो पूरे देश में फैल चुकी थी। The horrific images and alarming number of violent crimes reveal the seriousness of the security situation in China's western frontier. The unpredictability of the attacks creates a mindset in which panic takes root. सेम जैसे आज इंडिया में एजुकेटेड मुसलमान भी आतंकवादी होने लगे हैं, वैसे ही चाइना में भी कई एजुकेटेड मुसलमान 72 हूर जैसे रेडिकल आइडियाज में बिलीव करने लगे थे। Education provided deeper insight into what have been the roads to radicalism. Evet, bizim o baskı maksatımız ölüp ketsek cinnet. Mayda içmeye ötmek. Yedik şaraplarını içsima, məsim qılmaydıqan, adamның bədeniga talab çıxsima, xuddi müştət. Shunda xushbiroq attalab o'tirman. 70 urug' tuqqaniga jannat ahlidan qila oladi.
और हद तो तब हो गई थी जब सिर्फ अडल्ट्स नहीं, बच्चों तक को भी रेडिकल आइडियाज सिखाए जा रहे थे। Sources have also confirmed that the East Turkestan Islamic movement has a policy of using children to achieve its goals, like blowing up model Chinese police cars. सोचिए इस सबसे किस लेवल पे चाइना के अंदर रेडिकलिज्म फैल रही होगी। एक ओर चाइना में रेडिकलिज्म फैल रहा था और दूसरी ओर चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों मिलकर भी इस रेडिकलिज्म का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तभी इसी दौरान शी जिनपिंग चाइना का हेड बनता है। शी जिनपिंग को पता था कि अगर अभी एक्ट नहीं किया गया तो ये रेडिकलिज्म पूरे चाइना को बर्बाद कर देगा। फिर क्या, शी जिनपिंग ने पीपल्स वॉर ऑन टेरर नाम से एक कैंपेन छेड़ दिया और साफ साफ ये कह दिया गया कि जब तक वो चाइना से इस्लामिक रेडिकलिज्म को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता तब तक वो शांत नहीं बैठने वाला। शी जिनपिंग ने कहा कि मुझे इसको खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। और वही मूवमेंट था जब शी जिनपिंग ने इस्लामिक रेडिकलिज्म पे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। देखिए, चाइना ना शुरुआती वक्त से ही इस उम्मीद में था कि अगर शिनचियांग में रोड्स, जॉब्स और डेवलपमेंट होगा तो रेडिकलाइजेशन अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जब बीते सालों में रेडिकलाइजेशन और बढ़ता चला गया तब शी जिनपिंग ने साफ समझ लिया कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ पॉवर्टी का नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल है, विचारधारा का मसला है, जो कि काफी खतरनाक बात है। और इसी कारण से ना शी जिनपिंग ने 2014 में पीपल्स वॉर ऑन टेरर नाम के एक कैंपेन को लॉन्च कर दिया। इसमें शी जिनपिंग खुद शिनचियांग जाकर कहते हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन एक बीमारी है, ये बीमारी दवा से नहीं सर्जरी से ठीक होगी। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि चीन को रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए ना यूगर मुस्लिम्स को बदलना होगा, चाहे उसके लिए उन्हें जबरन ही क्यों ना बदला जाए। और इस चीज के बाद ना चीन ने अपनी पूरी अप्रोच को बदल दिया और इस नई अप्रोच को लागू करने के लिए शी जिनपिंग ने चैन क्वानको नाम के एक व्यक्ति को शिनचियांग भेज दिया। ये जो बंदा था ना, ये काफी स्ट्रिक्ट था। इसने शिनचियांग पहुंचते ही सीधा आदेश दिया, राउंड अप एवरीवन who should be rounded up। यानी कि शिनचियांग क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो सस्पिशियस हो, जो रिलीजियसली एक्टिव हो, यानी जिस पर जरा सा भी शक हो कि वो कट्टर है, उसे उठाकर वोकेशनल सेंटर में डाल दो। बस फिर क्या था, पूरे शिनचियांग में बड़े स्तर पर मास डिटेंशन प्रोग्राम्स को चालू कर दिया गया। शी जिनपिंग की सरकार ने इसे वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम दिया, लेकिन असलियत में ये री एजुकेशनल डिटेंशन कैंप्स थे। यहाँ हिरासत में ले गए लोगों को डी रेडिकलाइज करने की प्रक्रिया चालू हुई। इसके लिए शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने इन्हें चीनी भाषा और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सीखना मैंडेटरी कर दिया और साथ ही साथ इनकी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी उसको सिस्टमेटिकली खत्म किया गया। इन सेंटर्स के अंदर हजारों यूगर मुसलमान रखे गए, जिसमें क्लैरिक्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, व्यापारी सब शामिल थे। और इसी कारण से इन सेंटर्स पर यूगर मुसलमानों को नमाज करने की इजाजत नहीं थी, कुरान पर भी पाबंदी थी और हर दिन उन्हें शी जिनपिंग का थॉट पढ़ाया जाता था, यानी शी जिनपिंग की चालीसा पढ़ाई जा रही थी। ये एक तरीके की फोर्स्ड आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट थी जिसका मकसद साफ था, अतिवाद को खत्म करना और नेशनल यूनिटी, एकता को मजबूत करना। अब कायदे से इन लोगों को कुछ समय के बाद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने दिखाया कि शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने इन सेंटर्स को परमानेंट डिटेंशन फैसिलिटीज बना दिया है, जहां पर यूगर मुसलमानों को स्थायी रूप से कैद कर दिया गया है। एक्चुअली में शिनचियांग का दबानचंग कैंप जो है ना, इतना बड़ा है कि उसे एक पूरा शहर कहा जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि चीन आखिर ये सब कर कैसे पा रहा है? आखिर इतनी बड़ी आबादी को कैसे रीडिसिप्लिन या फिर रिकंडीशन किया जा सकता है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। चीन ने शिनचियांग को दुनिया का सबसे एडवांस सर्विलियंस जोन बना दिया। हर शहर, हर गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरास, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स और फोन ट्रैकर्स लगा दिए गए। हर यूगर मुसलमान का मूवमेंट, कॉन्टैक्ट और बिहेवियर स्टेट के डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाने लग गया। इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म नाम का एक सॉफ्टवेयर हर व्यक्ति की डिजिटल एक्टिविटी को मॉनिटर करता था। किससे बात की, कौन सी एप्लीकेशन को यूज किया, किस मस्जिद में गया, किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। और अगर इस सिस्टम ने किसी को सस्पिशियस मार्क किया ना, तो लोकल पुलिस उसे उठा लेती थी। इस तरीके से चीन ने टेरर नेटवर्क की रूट को आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर दिया। धीरे धीरे इससे यूगर मुसलमानों के अंदर डर बैठने लग गया और इसके बाद चीन के अंदर धीरे धीरे टेरर अटैक्स जो थे ना, वो ऑलमोस्ट नील हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी ना शी जिनपिंग की गवर्नमेंट रुकी नहीं। चीन ने एक नया लॉ पास कर दिया जिसने एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को लीगली
इलीगल बना दिया। 2017 के एंटी एक्सट्रीमिज्म लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति रेडिकल एक्टिविटीज में पाया जाता तो उसे सबसे सख्त सजा दी जाती। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी लॉ के अंदर लंबी दाढ़ी रखना, हिजाब पहनना, हलाल सर्टिफिकेशन, यहाँ तक कि इस्लामिक नाम जैसे कि मोहम्मद रखना, ये तक बैन कर दिए गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने कुरान की एक नई कम्युनिस्ट अप्रूव ट्रांसलेशन जारी कर दी और ये मैंडेटरी कर दिया कि चीन में सिर्फ यही कुरान चलेगी। साथ ही साथ मस्जिदों और मदरसों को ना जबरदस्ती रेगुलेट किया गया ताकि किसी भी तरीके से रेडिकलाइजेशन फैलने का स्कोप ही ना बचे। इसी के समानांतर ना डेमोग्राफिक मेजर्स भी लिए गए। शी जिनपिंग को पता था कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी और इसीलिए उसने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यूगर मेजोरिटी इलाकों में बर्थ रेट को शार्पली कम कर दिया। गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन बैलेंस के लिए ना हान चाइनीज माइग्रेशन को वहां पर बढ़ा दिया, उन्हें जॉब्स, हाउसिंग और इंसेंटिव देकर शिनजियांग में बसा दिया। अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड देखोगे ना तो उसके मुताबिक 2015 से 2018 के बीच होटान और काशगर जैसे क्षेत्रों में बर्थ रेट जो है वो 80% से ज्यादा गिर गया है। अब जहां चीन ये सारे हार्श एक्शंस ले रहा था ना, वहीं पश्चिमी देशों ने इसे लेकर यूएन और मीडिया में चीन की काफी आलोचना शुरू कर दी। अमेरिका ने चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाना चालू कर दिया, लेकिन चीन फिर भी पीछे नहीं हटा। शी जिनपिंग ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रेडिकलाइजेशन को जड़ से खत्म नहीं कर देंगे। और शी जिनपिंग ने सिर्फ कहा नहीं था, करके दिखाया था, क्योंकि सच्चाई यही है कि 2017 के बाद से चीन में कोई भी बड़ा टेरर अटैक नहीं हुआ है। और शायद यही वो फर्क था जहां पर बाकी देश जो थे वो समस्या को डिस्कस करते रह गए, लेकिन चीन ने समस्या को डिस्कस करके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के, उसको एग्जीक्यूट करके खत्म कर दिया। अब चाहे दुनिया चीन के इस मॉडल को कितना भी हार्श कहे, कितना भी गलत कहे, एक बात कोई नहीं नकार सकता कि चीन ने रेडिकल टेररिज्म को ऑलमोस्ट जड़ से खत्म कर दिया है। और ऐसे में ना ये सवाल उठता है कि क्या भारत भी इस मॉडल से कुछ सीख सकता है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन ने अपने देश से इस्लामिक रेडिकलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। हाँ, उसने ऐसा करने के लिए बहुत कठोर और अथॉरिटेरियन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन सच ये है कि उसने वही किया जो किसी भी सभ्य देश को अपनी सुरक्षा के लिए करना पड़ता। यहाँ ना बड़ी बात ये नहीं है कि चीन ने क्या किया, बड़ी बात ये है कि उसने जो भी किया वो समय रहते किया। और यही सबसे बड़ा सबक है हर उस देश के लिए जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। यहाँ सबक ये है कि जो देश जल्दी कार्रवाई करते हैं वही टिकते हैं, जो देश डर या दिखावे में समय को बर्बाद करते हैं वो धीरे धीरे अंदर से सड़ जाते हैं। इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है, चाहे वो सीरिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो। इन सभी जगहों पर ना रेडिकलिज्म को नजरअंदाज किया गया है और नतीजा क्या हुआ वो हम सबको पता है। इन सभी देशों का ना पूरा समाज बिखर गया। भारत भी आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां कभी चीन खड़ा था। हमारे यहाँ भी वही पैटर्न जो चाइना में दोहराया गया था वही बार बार दोहराया जा रहा है। मदरसा रेडिकलाइजेशन, स्लीपर सेल्स, जिहाद, फॉरेन फंडिंग, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स तक का एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स में शामिल हो जाना। जो तस्वीर आज भारत में बन रही है वो वैसी ही है जैसी 90s में चीन की शिनजियांग में थी। फर्क बस इतना है कि चीन ने उसे समय रहते पहचान लिया और सर्जिकल तरीके से उसे काट कर फेंक दिया। भारत के पास आज वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, NIA, रॉ, IB, जो हर रोज कई मॉड्यूल्स को पकड़ रही हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसे मॉड्यूल्स को पकड़ा जा सकता है, आखिर कब तक ये सब एंड होगा। देखिए, ये एंड तभी होगा जब इंडिया चाइना की तरह क्लैरिटी दिखाएगा। जीरो सिंपैथी फॉर सेपरेटिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर हेट प्रीचिंग, यही तरीका होना चाहिए। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो स्टेप्स चाइना ने उठाए एग्जैक्टली वैसे ही सेम स्टेप्स इंडिया को भी उठाने पड़ेंगे। नहीं, इंडिया का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बात बस जो चाइना से सीखने वाली है वो ये है कि चाइना ने समय रहते कदम उठाए और वैसे ही नेसेसरी स्टेप्स भारत को समय रहते उठाने पड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब वो अपनी सीमाएं खुद तय करेगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपीजमेंट को सेकुलरिज्म का चोला पहना देते हैं। हम रेडिकल आइडियाज को फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम बार बार ये भूल जाते हैं कि ये जो गलती है ये यूरोप और चीन दोनों जगह भारी पड़ी थी। जो आइडियोलॉजी अपने प्योर टोटलिटिज्म में विश्वास रखती है वो किसी और के साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। देखिए, यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ये नॉर्मल मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो देशभक्त हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो खुद इस रेडिकल इस्लाम से नफरत करते हैं,
ये बात उनके लिए नहीं है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, जो लोग चाहते हैं हमारे साथ कोएग्जिस्ट करना, और ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है। पर ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो देश में शरिया चाहते हैं, जो काफिरों को खत्म करना चाहते हैं, उन पे जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा देश में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और अगर इंडिया ने अभी क्लैरिटी नहीं दिखाई तो आने वाले समय में ये पैटर्न और तेजी से बढ़ेगा। देखिए, चीन ने जो किया वो कठोर था और हो सकता है उसे बहुत सारे लोग गलत भी बोले, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो असरदार था। आज चाइना ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्थिर, शांत और सुरक्षित देश दिया है। भारत को भी अब वही क्लैरिटी चाहिए। भले ही इसका तरीका अलग हो, लेकिन इरादा वैसा ही होना चाहिए जैसा चाइना का था। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको ओडू का लिंक मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और जॉइन बटन के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।